Welcome you all, the students. Today we will discuss about writing skills under course number AEXT 5321. तो राइटिंग स्किल्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो राइटिंग एज एन एग्रीकल्चर प्रोफेशनल, एग्रीकल्चर स्टूडेंट के रूप में बहुत सारी चीजें आप लोगों को भी लिखनी होती है। आगे चल के जब एग्रीकल्चरल प्रोफेशनल्स जब बनेंगे तो बहुत सारी चीजें लिखने की आवश्यकता है। किसानों के लिए हम बहुत सारे टेक्निकल राइटिंग्स करते हैं, या किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही क्यों हम राइटिंग ना कर रहे हो, हम में स्किल होना बहुत ही जरूरी है। वो प्रोफिशिएंसी बहुत ही आवश्यक है कि जो भी मैसेज रिटन वर्ड्स के माध्यम से हम हमारे जो रीडर्स हैं, जो हमारे रिसीवर्स हैं, वहां तक अगर हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो मीनिंग उनको क्लियर होना चाहिए। तो इसमें प्रोफिशिएंसी बहुत ही आवश्यक है। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, राइटिंग स्किल आखिर होता क्या है, तो इसके बारे में डिटेल स्टडी हम इस टॉपिक के माध्यम से करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या है, इसका मीनिंग क्या है, राइटिंग स्किल से आखिर हम क्या अर्थ लगाएं। तो राइटिंग इज अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग वंस आइडियाज एंड थॉट्स इन रिटन वर्ड्स। मतलब किसी भी व्यक्ति के माध्यम से उनके आइडियाज और उनके जो भी थॉट्स हैं जब रिटन वर्ड्स के माध्यम से एक्सप्रेस किए जाते हैं सामने वाले तक इन द फॉर्म ऑफ मैसेज, जब वो पहुंचाए जाते हैं तो वही जो एबिलिटी है, ठीक है, वो राइटिंग कहलाएगा। और प्रोफिशिएंसी के साथ जब आप अपने थॉट्स, अपने आइडियाज को वहां तक पहुंचा पाने में सक्षम होते हो तो आप स्किलफुल हो, तब कहलाएगा कि आप में राइटिंग स्किल्स है। राइटिंग इज अ काइंड ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। ये रिटन कम्युनिकेशन है, लिखित संचार जिसको हम बोलते हैं। इसके पहले हम संचार के कई तरीके हमने पढ़ा है, जिसमें वर्बल कम्युनिकेशन होता है, रिटन कम्युनिकेशन होता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। तो रिटन कम्युनिकेशन इन विच वी यूज रिटन वर्ड्स टू कम्युनिकेट समवन, ठीक है। तो किसी व्यक्ति तक कोई मैसेज पहुंचाने के लिए हम जब लिखित शब्दों का उपयोग कर रहे हैं तो वो रिटन कम्युनिकेशन कहलाता है। तो राइटिंग भी क्या है, राइटिंग इज अ काइंड ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। गुड राइटिंग allows you to communicate your message among the audience, या जो भी आपके रीडर्स हैं, ठीक है ना। तो बहुत अच्छा अगर आप लिखने वाले हैं तो आपका जो मैसेज है सही तरीके से आपके रीडर्स तक पहुंच पाएगा। राइटिंग स्किल्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। इसीलिए हम बोलते हैं कि कम्युनिकेशन का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है राइटिंग स्किल। आप में लिखने की अगर दक्षता है तो ही आप कम्युनिकेशन बहुत सही तरीके से कर पाएंगे। अपने जो भी मैसेज है, जिस मीनिंग के साथ सामने वाले तक आप पहुंचाना चाह रहे हैं, उसको सही तरीके से आप पहुंचा पाएंगे। गुड राइटिंग स्किल्स allow you to communicate your message with clarity and ease। अगर आप में बहुत अच्छा राइटिंग स्किल है, लिखने की दक्षता अगर आप में है, तभी आप अपने मैसेज को क्लैरिटी के साथ और बहुत आसानी पूर्वक जो भी आपके रिसीवर्स हैं वहां तक अपने संदेशों को आप पहुंचा पाएंगे, ठीक है ना। और इस प्रकार से कर पाने में अगर आप सक्षम होते हैं तो जो भी हम टेलीफोनिक कन्वर्सेशंस वगैरह करते हैं, फेस टू फेस इंटरेक्शंस के माध्यम से जो अपना मैसेज हम पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो उसके कंपैरिजन में कहीं इफेक्टिवली आप अपने मैसेज को अपने ऑडियंस तक पहुंचा पाने में सक्षम होंगे। यू माइट बी कॉल्ड अपन टू राइट अ रिपोर्ट, प्लान और strategy at work, write a grant application or press release within a volunteering role। मतलब कि आप कहाँ कहाँ पर लिख सकते हैं। अगर किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं तो वहां पर बहुत सारे ऐसे मौके होते हैं जहां पर आपको लिखने की आवश्यकता होती है। अगर आप एक प्रोफेशनल हैं, एग्रीकल्चर प्रोफेशनल की अगर हम बात करें, जो एक्सटेंशन ऑफिसर्स या साइंटिस्ट की बात करें, तो किसानों को इन्फ्लुएंस करने के लिए उनको लिखने की आवश्यकता होती है। जब हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात करते हैं, किसानों तक टेक्नोलॉजीज किस वे में हमको पहुंचाना है, तो रिटन कम्युनिकेशन के माध्यम से हम उनको मोटिवेट करने की भी कोशिश करते हैं किसानों को।
ठीक है ना। तो बहुत सारे ऐसे मौके होते हैं जहां पर आपको लिखना होता है, तो हम में जब प्रोफिशिएंसी होगी, हम में जब स्किल होगा, तभी हम इफेक्टिवली अपने मैसेज को सामने वाले तक पहुंचा पाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं सीवी, करिकुलम विटे जिसको हम बोलते हैं। जैसे आपने ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन करने के बाद कुछ एक्सपीरियंसेस भी अगर आपने गेन किया, ठीक है, अगर आपको नौकरी चाहिए तो आप सीवी के माध्यम से, जो करिकुलम विटे आपका जो होता है ना, उसके माध्यम से जो भी पढ़ाई आपने किया हुआ है, जो भी डिग्रीज आपके पास है, जो भी एक्सपीरियंसेस है, उसको बहुत शॉर्ट में कैसे सामने वाले तक हम पहुंचाएं, कैसे हम क्लियर कट मैसेज उनको दें कि हमें कितनी एबिलिटीज है। तो उसके लिए भी आप में वो एबिलिटी, वो प्रोफिशिएंसी, किस प्रकार से इसको लिखना है, वो स्किल होना बहुत ही आवश्यक है। राइटिंग इज अ क्रिएटिव स्किल एज अदर स्किल्स, प्रोफिशिएंसी कम्स विथ प्रैक्टिस, सेम केस इन राइटिंग। ठीक है, जब भी हम और दूसरे प्रोफिशिएंसीज की बात करते, जो भी दूसरे स्किल्स की बात करते हैं, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये लाइन हम बोलते हैं, और ये सच्चाई भी है कि जितना ज्यादा हम किसी चीज की प्रैक्टिस करेंगे, उतनी ज्यादा प्रोफिशिएंसी, उतना ज्यादा स्किल हम गेन कर पाते हैं उस चीज को करने में, उतना ज्यादा एक्यूरेटली हम उस चीज को कर पाएंगे। तो यही चीज सेम आपका राइटिंग में भी लागू होता है। लिखने की भी प्रैक्टिस अगर आप बार बार करते हैं तो वो प्रोफिशिएंसी आप में आती है। तो इसको अगर डिफाइन करने की बात करें तो राइटिंग स्किल्स और स्पेसिफिक एबिलिटीज विच हेल्प राइटर्स पुट देयर आई थॉट words in a meaningful form and to mentally interact with the message। तो ये राइटिंग स्किल और स्पेसिफिक एबिलिटीज, मतलब राइटिंग स्किल जो है वो एक स्पेसिफिक एबिलिटी होती है जो आपकी मदद करती है या राइटर्स की मदद करती है पुट देयर थॉट इनटू वर्ड्स। मतलब जो भी आपके थॉट्स हैं, जो भी आपके आइडियाज हैं, उसको वर्ड्स के रूप में, रिटर्न वर्ड्स के रूप में आप मीनिंगफुली तरीके से, अर्थपूर्ण तरीके से कैसे रिसीवर तक या रीडर जो है आपके वहां तक पहुंचा पाते हो। तो यही राइटिंग स्किल्स कहलाता है। राइटिंग एज ए स्किल, अब राइटिंग को हम एज स्किल के रूप में क्यों देख रहे हैं, दक्षता के रूप में क्यों देख रहे हैं? जब राइटिंग की बात करते हैं तो उसमें दक्षता होना आवश्यक क्यों है? तो राइटिंग इज अ वन ऑफ इम्पोर्टेंट स्किल इन कम्युनिकेशन। जब हम संचार की बात करते हैं तो संचार में, और जब हम रिटर्न वर्ड्स के माध्यम से संचारित करने की बात कर रहे हैं, अपने मैसेज को सामने वाले तक पहुंचाने की बात कर रहे हैं, तो वहां पर स्किल बहुत ही आवश्यक हो जाता है। क्योंकि जो भी हमारे थॉट्स हैं, वो थॉट्स एक्चुअली सामने वाले तक तभी पहुंच पाएगा जब उन शब्दों को अरेंज करके प्रॉपर वे में हम लिखें, और जो भी हमारे थॉट्स हैं, जो भी हमारे आइडियाज हैं, उसमें कोई भी चीज लेकिन नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए प्रोफिशिएंसी बहुत ही आवश्यक है, स्किल बहुत ही आवश्यक है। राइटिंग स्किल्स आर हाईली एसेंशियल बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन नीड्स प्रोफेशनल राइटर्स। ठीक है ना। तो राइटिंग स्किल आर हाईली एसेंशियल्स, मतलब बहुत ही आवश्यक है ये, क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में आप देखे होंगे कि वो प्रोफेशनल राइटर्स की डिमांड करते हैं कि हमारे पास प्रोफेशनल राइटर्स होने चाहिए। ठीक है, मेरे पास आइडियाज हैं, लेकिन उन आइडियाज को मुझे एक्सप्रेस करने की एबिलिटी अगर नहीं है, ठीक है ना, तो उन आइडियाज का एक तरीके से कोई मतलब नहीं है। तो उन आइडियाज को एक्सप्रेस करने की एबिलिटी भी हमें होनी चाहिए। Some people develop writing skills as a career, like poet, writers, novelist, and historian, etc. ठीक है, तो ये राइटिंग कई लोगों के लिए एक प्रोफेशन का भी काम है। ठीक है ना, रोजी रोटी का जरिया भी है। हम पोएट की बात करें या और दूसरे जो नावल लिखने वाले जो लोग हैं उसकी बात करें, ठीक है ना, हिस्टोरियंस, जो हिस्ट्री में क्या हुई है, पास्ट में क्या हुआ है, उसको किस प्रकार से कहानी के रूप में सामने वाले तक लेके जाना है। तो ये सब प्रोफेशन भी बन गया है, एक कमाई का जरिया भी ये है आज के डेट में। गुड राइटिंग स्किल्स allow you to communicate your message with clarity and ease to a far larger audience to understand। ठीक है ना।
तो अच्छा राइटिंग स्किल अगर हम में है, लिखने की दक्षता अगर हम में है, तो हमें अलाउ करता है कि हम अपने मैसेज को बहुत ही आसानी से और क्लैरिटी के साथ कम्युनिकेट कर सके, हमारे रीडर तक पहुंचा सकें। These are the different kinds of writing। आखिर कहाँ पर हमको लिखने की आवश्यकता, या किस किस प्रकार से हम लिख सकते हैं, लिखने के विभिन्न तरीके क्या क्या होते हैं। तो ईमेल इज द फैमिलियर टू ऑल ऑफ अस। हम सभी लोग जानते हैं कि ईमेल क्या है, तो इसके बारे में वन बाय वन हम लोग डिस्क्राइब करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। लेटर्स एंड मेमोज, फ्री राइटिंग, इजी राइटिंग, इंडिपेंडेंट राइटिंग, नरेटिव राइटिंग, एक्सपोजिटरी राइटिंग, परसुएसिव राइटिंग। तो इस प्रकार से ये लिखने के विभिन्न प्रकार हैं, इतने प्रकार से लिखा जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ईमेल्स क्या है। ईमेल इज फास्ट, कन्वीनियंट एंड इजी। ऑनलाइन के माध्यम से जो मैसेज हम भेजते हैं, ठीक है ना, हम सभी लोगों का एक ईमेल एड्रेस तो जरूर है, ठीक है ना। उस ईमेल एड्रेस के माध्यम से उसमें जो भी रिटन वर्ड्स का यूज करते हुए हम अपने मैसेज को या जो भी इंफॉर्मेशन है वो सामने वाले तक हम भेजते हैं। तो इसमें ऑनलाइन कनेक्टिविटी बहुत ही आवश्यक है आपके कंप्यूटर्स का, ठीक है, तब आप ईमेल कर पाओगे। लेकिन आज के डेट में हम मोबाइल फोन्स के माध्यम से भी ईमेल्स वगैरह कर रहे हैं। It is now the dominant method of communicating in business as well as other fields। जो भी आप प्रोफेशनल फील्ड्स की बात करें या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह, जो भी इंस्टीट्यूशंस वगैरह है, तो आज के डेट में बहुत ही एक कॉमन सा मेथड हो गया है। कोई भी ऑफिशियल वर्क जो है बिना ईमेल के असंभव नहीं है, ठीक है ना। जो भी कम्युनिकेशंस है आज के डेट में, बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, वो ईमेल के माध्यम से ही कर रहे हैं। और एक तरीके से ये पेपरलेस कम्युनिकेशन है, कन्वीनियंट फॉर कम्युनिकेटिंग विद पीपल इन डिफरेंट प्लेसेस इन डिफरेंट टाइम जोन। अलग अलग लोकेशन पे स्कैटर्ड हमारे जो बोल सकते हैं कि जो ऑडियंस है, जहां तक हम पहुंचाना चाह रहे हैं हमारा मैसेज, वो स्कैटर्ड है, फैला हुआ है, बहुत दूर दराज में रहने वाले लोग हैं। और अलग अलग लोकेशंस पे भी क्यों ना हो, सारे लोगों तक विद इन 5 to 10 seconds हम अपना मैसेज ईमेल के माध्यम से वहां तक पहुंचा सकते हैं, ठीक है ना। तो वो डिफरेंट प्लेस क्यों ना हो, डिफरेंट टाइम जोन क्यों ना हो, हमारे यहाँ का टाइम अलग है, वहां का टाइम डिफरेंट अगर है, तो भी हम वहां पर पहुंचा सकते हैं। जो टाइम उनको अलाउ करता है उस समय वो उस मैसेज को देख सकते हैं। easier to communicate with people in language who understand English और हिंदी और अदर सो मेनी लैंग्वेजेस, ठीक है ना। तो बहुत ही आसान है कम्युनिकेट करना, इंग्लिश का हम उपयोग करें या हिंदी का उपयोग करें। तो ईमेल दोनों चीज को अलाउ करता है। और हम अपने परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो हिंदी या इंग्लिश, ठीक है, इन लैंग्वेजेस का यूज करके ईमेल के माध्यम से हम अपना मैसेज दूसरे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। एक्सीलेंट मैकेनिज्म फॉर फॉलो अप और एक्शन आइटम आफ्टर मीटिंग। तो ये एक मैकेनिज्म भी है फॉलो अप। अगर लेना है किसी मीटिंग का, कोई भी ऐसा प्रोग्राम हमने ऑर्गेनाइज किया है, ठीक है, तो उसके बारे में एक तरीके से फीडबैक भी ईमेल्स के माध्यम से लिया जा सकता है। या फिर हम कोई ईमेल करें तो इंस्टेंट फीडबैक उनका हम प्राप्त कर सकते हैं उनके रिप्लाई के माध्यम से। तो ये ईमेल हुआ। उसके बाद लेटर्स एंड मेमोज, तो ये भी फेमिलियर है, इसके बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा। इट इज द बेसिक व्हीकल ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, ठीक है ना। या कोई भी प्रोफेशनल कम्युनिकेशन की बात करें या बिजनेस कम्युनिकेशन की बात करें, तो ये एक बेसिक व्हीकल की तरह ये काम करता है, ठीक है ना। दे शुड बी ब्रीफ एंड मेक अ सिंगल पॉइंट, मतलब कि बहुत ही शॉर्ट में ये लेटर या मेमोस लिखा जाता है। 1 to 2 पेजेस का होता है लेटर। लेटर आर फॉर एक्सटर्नल कम्युनिकेशंस, ठीक है ना। जब कोई भी एक बिजनेस दूसरे बिजनेस एंटिटीज को
कोई चीज कम्युनिकेट करना चाह रहा है तो लेटर का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। तो ये लेटर्स जो है, जो पोस्टल लेटर्स की अपन जो बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो एक्सटर्नल कम्युनिकेशंस है, मतलब दूसरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के साथ अगर कम्युनिकेशन करना है तो वहां पर लेटर्स का उपयोग होगा। जो एक या दो पेज में रिटर्न मैसेज हम उनको दे रहे हैं वो लेटर कहलाएगा। और इंटरनली जब हम कम्युनिकेट कर रहे हैं अपने ही बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, अपने एम्प्लॉइज के साथ, अपने ऑफिसर्स के साथ अगर कोई चीज हम कम्युनिकेट कर रहे हैं तो वो क्या कहलाता है, मेमोज कहलाता है। फ्री राइटिंग, free writing is a free writing technique in which a person writes continuously for a set period of time without regard to spelling, grammar or topic। free writing मतलब कि आप बिल्कुल फ्री हैं लिखने के लिए, जो भी आपके दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं, जो भी आइडियाज आ रहे हैं, जस्ट उसको लिखते जाएं। वो कैसा लिखा जा रहा है उससे बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, ठीक है ना। जो भी आपके आइडियाज हैं वो सब लिखते जाएं तो वो फ्री राइटिंग कहलाता है। कंटिन्यूसली आप लिख रहे हैं, ठीक है। एक सेट पीरियड ऑफ टाइम है आपके पास, वहां पर स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है तो भी उसकी चिंता ना करें। ग्रामेटिकली वो करेक्ट है कि नहीं है उसकी भी बहुत ज्यादा चिंता नहीं होनी चाहिए। किस टॉपिक पे आप लिख रहे हैं उसकी भी चिंता नहीं होनी चाहिए। जो भी हमारे दिमाग में आ रहा है उस चीज के बारे में हम लिखते जा रहे हैं तो वो फ्री राइटिंग कहलाता है। इट प्रोड्यूस रॉ ऑफन अनयूजेबल मटेरियल बट हेल्प्स राइटर्स ओवरकम ब्लॉक ऑफ पैथी, ठीक है, एंड सेल्फ क्रिटिसिज्म। पैथी का मतलब क्या हुआ, उदासीनता। कई बार ये एक तरीके से रॉ मटेरियल ही है, ठीक है ना। अनयूजेबल मटेरियल के रूप में आप इसको ले सकते हैं, क्योंकि जो भी दिमाग में आपका आ रहा है उस चीज को आप एक तरीके से लिखते जा रहे हैं। लेकिन ये फ्री राइटिंग भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कई बार क्या होता है कि किसी एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट में हम लिखते जा रहे हैं तो एक मोमेंट के बाद वो थॉट्स हमारे खत्म हो जाते हैं, ठीक है ना। हमारा दिमाग एक तरीके से ब्लॉक हो जाता है, काम करना बंद कर देता है। तो उस समय फ्री राइटिंग ही हमको मदद करता है कि फिर से हम अपने लिखने की प्रैक्टिस में कैसे आए, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर दिया है, ओवरकम ब्लॉक ऑफ अपैथी, उदासीनता। उदासीनता का मतलब केवल लेक ऑफ इंटरेस्ट और कंसर्न अबाउट थिंग्स, ठीक है ना। एक प्रकार से रुचि हमारी खत्म होते जाती है, ठीक है ना। एब्सेंस ऑफ पैशन, इमोशन और एक्साइटमेंट, ठीक है ना। ये अगर एक तरीके से खत्म हो रही, पैशन, हमारा इमोशन, एक्साइटमेंट्स वगैरह खत्म हो रहा है, हम जस्ट उदासीन, एपैथी का मतलब उदासीन हो जाना, तो उस स्थिति में यह फ्री राइटिंग बहुत ही हेल्पफुल होता है, ठीक है ना। सेल्फ क्रिटिसिज्म करने के लिए भी, अपने आप को, स्वयं की आलोचना अगर आपको करना है तो जो भी चीजें आपकी आ रही हो लिखते जाइए, तो आप खुद उस चीज को एक तरीके से इवेलुएट कर सकते हो, ठीक है ना, कि आप वैसे ही लिख रहे हैं, गलत लिख रहे हैं। तो ये आपका फ्री राइटिंग है। फ्री राइटिंग के बाद हम लोग देखते हैं कि ये है आपका इजी राइटिंग। इजी 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 मतलब सरल तरीके से कोई चीज को लिखना। मतलब इजी राइटिंग का मतलब क्या हुआ कि जैसे हम वर्बल कन्वर्सेशन में जो बातें करते हैं, जब हम बातें करते हैं तो वहां पर हमको बहुत ज्यादा चिंता नहीं होती कि ग्रामेटिकली हम करेक्ट हैं कि क्या है, ठीक है ना। तो उस प्रकार से वर्बली जिस प्रकार से आप टॉक करते हो उस वे में जब आप लिख रहे हो, ठीक है, तो वो आपका इजी राइटिंग कहलाता है। सेंटेंसेस यूजिंग प्रेजेंट एंड पास्ट पार्टिसिपल्स, यहाँ पर केवल प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल्स का यूज करते हुए हम सेंटेंसेस बना रहे हैं, और ऐसे सेंटेंसेस बनाते हुए हम लिखने का काम कर रहे हैं, ठीक है। वैसे ही आपका अपोजिटिव कंस्ट्रक्शन, अपोजिटिव इज अ वर्ड और ग्रुप of words that renames another word। मतलब कोई वर्ड वगैरह है, ठीक है ना, या कोई लाइन वगैरह है, उस लाइन के लिए आप कोई इजी ऐसा सरल सा वर्ड या सरल सा लाइन आप वहां पर लिख दो, वो अपोजिटिव कंस्ट्रक्शन कहलाता है। इट ऑफर्स कंसाइज वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग
पर्सन, प्लेस और थिंग, किसी भी पर्सन के बारे में लिख रहे हो, किसी प्लेस के बारे में लिख रहे हो, किसी भी थिंग के बारे में लिख रहे हो, किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में लिख रहे हो, ठीक है ना। तो ये आपका पॉजिटिव कंस्ट्रक्शन जो है वो कंसाइज फॉर्म में उस चीज को कैसे लिखना है, उस चीज के लिए आपको हेल्प करता है, पॉजिटिव कंस्ट्रक्शन इसको बोला जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप जो sentences using semicolons for more intricate format, मतलब कोई जटिल फॉर्मेट वगैरह कहीं पे आ रहा है आपकी लिखावट में, तो उसमें कुछ सेमीकॉलन्स वगैरह का यूज करते हुए हम उस चीज को लिख सकते हैं। सेंटेंसेस कंटेनिंग रिलेटिव क्लॉज, ठीक है ना, उससे संबंधित कोई और दूसरे उपवाक्य इसको हम बोलते हैं, उन वाक्यों का हम उपयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट वे में हमको नहीं जाना है, इजी वे में हम चीजों को लिख रहे हैं। देखते हैं इसके बाद क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ गुड राइटिंग। अच्छा अगर हमको लिखना है, स्किलफुल अगर हमको लिखना है, तो उसके लिए क्या प्रिंसिपल्स है, किन बातों का विशेष ध्यान हमको देने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कुछ पॉइंट्स। पर्पस, यूज क्लियर लैंग्वेज, बी ऑब्जेक्टिव, स्ट्रक्चर होना चाहिए, चॉइस ऑफ वर्ड्स, पंक्चुएशन, ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए, ठीक है ना। प्रूफ रीड आपको करना है, स्टाइल। तो वन बाय वन इसको हम लोग देखते हैं कि क्या होता है पर्पस में, किन बातों का ध्यान देना है, या और जो दूसरे हमारे प्रिंसिपल्स हैं उसमें किन बातों का विशेष हमको ध्यान देना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पर्पस, ठीक है ना। पर्पस का मतलब एक ऑब्जेक्टिव के रूप में भी आप ले सकते हैं, क्या उद्देश्य है आपका, ठीक है ना। किस उद्देश्य के कारण कोई चीज आप लिखने जा रहे हो, तो आपका पर्पस क्या लगेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो व्हाई यू आर राइटिंग, आप क्यों लिखने जा रहे हो, क्या पर्पस है, वो मैसेज आप किन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो। द राइटिंग प्रोसेस इज लाइक बिल्डिंग, अगर राइटिंग प्रोसेस को हम एक बिल्डिंग मान लें, तो वो पर्पस आपका क्या कहलाएगा, स्केलेटन, ठीक है ना, ढांचा कहलाएगा, स्केलेटन कहलाएगा। जैसे घर हम बनाते हैं तो घर के लिए जो कॉलम खड़ा करते हैं, ठीक है ना, उसी कॉलम पे आपका पूरा बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर है वो बनता है, पूरा का पूरा बिल्डिंग बनता है, ठीक है। तो वही स्केलेटन या जो कॉलम जो हम यूज करते हैं बिल्डिंग के लिए, वो आपका पर्पस होगा, और उसी चीज पे आपकी पूरी बिल्डिंग खड़ी होगी। अगर पर्पस ही ना हो तो आपके लिखने का कोई मतलब ही नहीं है। तो इसी को बोलते हैं पर्पसफुल राइटिंग, किसी न किसी को बेनिफिट उससे होना चाहिए। जो भी चीज आप लिख रहे हो किसी न किसी को उससे फायदा होना चाहिए। देयर आर मेनी पर्पस ऑफ राइटिंग लाइक गुड न्यूज, बैड न्यूज, मैसेज ऑफ इंक्वायरी एक्सेट्रा। तो एज एन एग्रीकल्चर प्रोफेशनल हम लोगों को क्या लिखना है, क्या पर्पस होना चाहिए हमारा, हमारा पर्पस जो भी एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज है, एग्रीकल्चरल इंफॉर्मेशन है, उसको किसानों तक प्रॉपर वे में कैसे हम पहुंचा सकते हैं, ये हमारा पर्पस, ठीक। और हमारे दिमाग में हमारा ऑडियंस भी है, रीडर भी है, फार्मर्स हैं, ठीक है। तो वहां तक हमको मैसेज पहुंचाना है। यूज क्लियर लैंग्वेज, और जो भी लैंग्वेज का आप यूज करें, आपके जो रीडर्स हैं उनको वो लैंग्वेज आता हो, या जिसके लिए आप लिख रहे हैं उनको जो लैंग्वेज आता है उस लैंग्वेज में आप लिखने की कोशिश करें, ठीक है ना। वो हिंदी में भी हो सकता है, इंग्लिश में भी हो सकता है। यूज द सॉर्ट ऑफ वर्ड्स यू वुड यूज इन कन्वर्सेशन, ठीक है ना। तो कन्वर्सेशन में जिस प्रकार के वर्ड्स का हम यूज करते हैं, लिखते वक्त भी उस प्रकार के शब्दों का हम उपयोग करें, मतलब कि इजी वर्ड्स का हम उपयोग करें, इजिली सामने वाला उस चीज को समझ पाए। यूज अ लेवल ऑफ लैंग्वेज दैट इज एक्सेसिबल टू योर रीडर्स, और ऐसा लैंग्वेज हम यूज करें जैसे फार्मर्स तक अगर हम कोई मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं रिटर्न फॉर्म में, तो उनको क्या लैंग्वेज आती है, ठीक है, उसी लैंग्वेज में लिखें तो वो एक्सेसिबल होगा उनके द्वारा। अवॉइड ओवर यूज वर्न आउट फ्रेसेस, जो घिसे पीटे जो बहुत सारे वाक्यांश जो यूज किए जाते हैं ना, उसका अति प्रयोग ना करें। कहीं अगर बहुत ज्यादा जरूरी हो तो उसका प्रयोग हम कर सकते हैं, अदरवाइज ना करें। राइट शॉर्ट सेंटेंसेस सो दैट योर रीडर गेट द बेसिक और थीम पॉइंट ऑफ योर फ्रेज, ठीक है ना। जो भी वाक्य, जो भी पैराग्राफ वगैरह आप लिख रहे हैं
ठीक है, तो वहां पर विशेष ध्यान हमको देना, राइट शॉर्ट सेंटेंसेस, सेंटेंसेस छोटा हो, ठीक है, और छोटा सेंटेंस हो, और उस सेंटेंस में जो भी आपका आइडिया या थॉट है वो सामने वाले को उसका मीनिंग क्लियर कट समझ में आता हो। बी ऑब्जेक्टिव, जो भी उद्देश्य का निर्धारण हमने किया हुआ है, जिस भी पर्पस से हम लिख रहे हैं, उस ऑब्जेक्टिव से हमको बिल्कुल भी नहीं भटकना है, ठीक है ना। प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन ऑब्जेक्टिवली, उद्देश्य पूर्ण ही हम लिखते जाएं, ठीक है ना। यूर कंक्लूजन शुड अराइज लॉजिकली फ्रॉम द इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड, मतलब जो भी आपने लिखा हुआ है, उस लिखे हुए वर्ड्स के माध्यम से जो इंफॉर्मेशन आप देना चाह रहे हो, ठीक है ना, वो कंक्लूजन जो है आपका उसके आधार पर ही होना चाहिए, ठीक है ना। एंड बी बेस्ड ऑन द फैक्ट्स एंड एविडेंस यू हैव कलेक्टेड, तो जिससे संबंधित आपने लिखा है वो हो गया, उससे संबंधित और कोई फैक्ट या एविडेंस वगैरह कलेक्ट किया हुआ था लिखने के पहले, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको कंक्लूजन बनाना है, रेदर देन योर ओन ओपिनियन और व्हाट यू वुड लाइक टू हैपन, ठीक है ना। कंक्लूजन में कभी भी अपना खुद का ओपिनियन नहीं डालना है, जो चीज हम लिख रहे हैं उस लिखी हुई चीज के आधार पर ही हमको कंक्लूजन तक पहुंचना है और कंक्लूड जरूर करना है। फिर है आपका स्ट्रक्चर, कैसा होना चाहिए, आप जो भी चीज लिख रहे हो, ठीक है ना। तो इसके बारे में भी पिरामिड स्ट्रक्चर के बारे में मैंने बताया था, इन्वर्टेड पिरामिड स्ट्रक्चर ऑफ राइटिंग। अगर आप न्यूज़पेपर्स के लिए लिख रहे हो, किसी मैगजीन के लिए लिख रहे हो, या कहीं भी अगर इस प्रकार से टेक्निकल आर्टिकल्स वगैरह लिख रहे हो, तो वहां पर उस टाइप के स्ट्रक्चर का विशेष ध्यान देना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले वहां पर क्या होना चाहिए, लीड, लीड होना चाहिए, जो भी चीज आप लिख रहे हो उसको आप इंट्रोड्यूस करो शॉर्ट में, देन फिर बॉडी, ठीक है ना, कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट जो टॉपिक, जिस भी टॉपिक में आप लिख रहे हो, देन द टेल, ठीक है। तो उस टेल में फिर क्या है, आप उसको कंक्लूड करते हो, ठीक है ना। अ क्लियर बिगिनिंग, मिडल एंड एंड, द लीड, द बॉडी एंड द टेल के रूप में इसको हम लिख सकते हैं। इट इज मोर चैलेंजिंग टू अंडरस्टैंड द चेन ऑफ थॉट्स इन रिटन कम्युनिकेशन देन व्हेन इट एक्सप्रेस्ड वर्बली, जब हम वर्बली किसी चीज को बता रहे हैं और रिटन में जब हम लिखते हैं, तो दोनों में बहुत ज्यादा फर्क होता है, ठीक है ना। जो भी थॉट है सिक्वेंशियली हमको लिखना होता है, वन बाय वन, पहले क्या आना चाहिए वही चीज हम लिखें, फिर उसके बाद और एक पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ से कनेक्टिंग भी होना चाहिए। तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर हमको बनाना है जो भी चीज हम लिख रहे हैं। द ब्लू प्रिंट ऑफ योर थॉट्स इन योर माइंड विल डिसाइड द स्ट्रक्चर ऑफ योर राइटिंग, जो भी ब्लू प्रिंट है, जो भी आपने सोचा है वो डिसाइड करता है कि किस प्रकार का स्ट्रक्चर होगा, पहले किन चीजों को आप रखेंगे, उसके बाद क्या रखेंगे, फिर क्या रखेंगे, ठीक है ना। चॉइस ऑफ वर्ड्स अब देखते हैं, वर्ड्स की चॉइस किस प्रकार से होने चाहिए। द वर्ड्स दैट यू यूज डिटरमाइन योर स्टाइल, ठीक है, जो भी आपका राइटिंग स्टाइल है, जिस भी प्रकार से आप लिखते हैं उस चीज को डिटरमाइन करें, उस चीज का निर्धारण एक तरीके से होना चाहिए। योर राइटिंग कुड बी इजी एंड बेस्ड ऑन सिंपल वर्ड्स, जैसे पहले भी मैंने बताया कि हमको सिंपल वर्ड्स का ही उपयोग करके लिखना है और रीडर्स को उसका मीनिंग पता होना चाहिए, ऐसे वर्ड्स हम यूज करें तो ज्यादा अच्छा है। Words can convey positive, negative, strong and weak messages depending on what you choose to express yourself, ठीक है ना। तो जो भी वर्ड्स का यूज कर रहे हैं, जहां पर आप पॉजिटिव मैसेज देना चाह रहे हो पॉजिटिव मैसेज कन्वे हो, जो आपके रीडर्स हैं उनको नेगेटिव अगर देना चाह रहे हैं तो नेगेटिव मैसेज कन्वे हो, स्ट्रॉन्ग या वीक किस पॉइंट पे आप ज्यादा इंफेसिस कर रहे हैं, तो वो क्लियर कट समझ में आना चाहिए जो पढ़ने वाले हैं उनको। पंक्चुएशंस वगैरह का जो विराम चिन्ह वगैरह हम जो यूज करते हैं ना, कॉमा वगैरह यूज करते हैं, फुल स्टॉप वगैरह यूज करते हैं, सेमी कॉलन्स वगैरह यूज करते हैं, या फिर क्वेश्चन मार्क्स वगैरह, तो वो सारे पंक्चुएशंस कहलाते हैं। तो रिटन फॉर्म में जब हम कोई कंटेंट है हमारे पास, तो उसमें पंक्चुएशंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना।
और ये चीजें जब हम वर्बल कन्वर्सेशंस करते हैं ना, तो पंक्चुएशंस का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता, लेकिन उसी चीजों को अगर आप लिख के बताना चाहें सामने वाले को, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट हैव अ लार्ज इफेक्ट, ठीक है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण या बहुत ही बड़ा इसका प्रभाव पड़ता है जो चीजें आप लिखते हो। इन स्पीकिंग वी डोंट नीड टू हैव एनी कॉमर्स। जब हम बोल रहे हैं तो कोई कॉमा की आवश्यकता नहीं, फुल स्टॉप की आवश्यकता नहीं, क्वेश्चन मार्क की भी आवश्यकता नहीं। बट अगर रिटर्न फॉर्म में अगर है हमारा मैसेज, तो वहां पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। राइटर शुड हैव बेस्ट नॉलेज टू यूज दिस थिंग्स। तो अगर हम लिखने वाले हैं तो हमको इन सारी चीजों के उपयोग के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। कहाँ पर कॉमा लगाना है, कहाँ पर फुल स्टॉप, कहाँ पर क्वेश्चन मार्क। ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए, जो भी चीज हम लिख रहे हैं उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर हम ग्रामेटिकली मिस्टेक अगर कर रहे हैं तो हमारे रीडर्स उस चीज को समझने में हो सकता है कि उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़े। और इस प्रकार से गलत सलत चीजों के बारे में जब लिखते हैं, मतलब कि ग्रामेटिकली अगर हम मिस्टेक किए हुए हैं, ठीक है ना, बहुत सारी गलतियां हैं, तो सामने वाले का इंटरेस्ट एक तरीके से घटते जाता है। हमारे जो रीडर्स हैं उनका जो इंटरेस्ट है वो हमारी लिखी चीजों को और पढ़ने के बारे में कम होता जाएगा, उनका इंटरेस्ट। प्रूफ रीड, प्रूफ रीडिंग मतलब क्या है कि फाइनल जब उस चीज को आप पब्लिश करने जा रहे हो, उसके पहले कई बार प्रूफ रीडिंग होनी चाहिए। ठीक है ना, एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार प्रूफ रीडिंग आप करो। और हर प्रूफ रीडिंग में आपको कोई ना कोई मिस्टेक मिल रहा है, उस मिस्टेक को आपको जस्ट एलिमिनेट करते जाना है। एक्स्ट्रा वर्ड्स अगर आपने यूज किया है तो उसको कैसे हम मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है ना। प्रूफ रीड एज मेनी टाइम्स एज इट इज रिक्वायर्ड टू गेट परफेक्ट। तो जितने टाइम प्रूफ रीडिंग की आवश्यकता है उतने टाइम आपको करना है। दिस थिंग हैव सेंड आउट एरर्स ऑल टाइम, ठीक है ना। जितने बार आप प्रूफ रीडिंग करेंगे तो कुछ ना कुछ एरर्स वगैरह आपको दिखेगा, उस चीज को आपको हटाते जाना है, ठीक है। तो इसमें टाइपिंग मिस्टेक भी हो सकता है, ग्रामेटिकल मिस्टेक भी हो सकता है, तो वो प्रूफ रीडिंग के माध्यम से पता चलेगा। चेक फॉर कंसाइजन, कंसाइज राइटिंग जो बोलते हैं, कंसाइजन एंड कट आउट एवरी सिंगल वर्ड। तो जैसे जैसे प्रूफ रीडिंग करते जाएंगे अपन, तो कंसाइज होते जाता है, ठीक है ना। जो एक्स्ट्रा वर्ड जो लग रहा है, एक्स्ट्रा लाइन लग रहा है, उसको हम काटते जाएंगे, ठीक है। तो इस टाइप से कंसाइज उसको करते जाना है। स्टाइल, स्टाइल इज द मेन, एवरी राइटर ओन्स हिज ओन स्टाइल। स्टाइल की बात करें तो सभी प्रकार के राइटर की एक अलग स्टाइल होता है, वो खुद का वो स्टाइल होता है, ठीक है ना। तो जो भी हमारा स्टाइल है उस स्टाइल को हम ना छोड़ें। एंड इजी स्टाइल हैज अ क्विक इम्पैक्ट, और ये जो भी स्टाइल है वो इजी हो, ठीक है, तो हमारे जो रीडर्स है उस पर इम्पैक्ट हमारा अच्छा पड़ेगा। द मैसेज शुड बी अंडरस्टूड ऑन फर्स्ट रीडिंग। एक बार ही अगर हमारा रीडर पढ़ रहा है तो वो मीनिंग जो है वो समझ में उसको आ जाए। तो हमारा स्टाइल इस प्रकार का होना चाहिए, चीज़ों को समझाने के लिए बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के ना समझाएं, ठीक है ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड उसको समझाने की कोशिश हम लोग करें। अब देखते हैं हम लोग की राइटिंग प्रोसेस, लिखने की प्रक्रिया जो होती है, उसमें स्टेप बाय स्टेप अपन बात करें तो कितने स्टेजेस होते हैं। एवरी राइटर फॉलोज हिज और हर ओन राइटिंग प्रोसेस, ठीक है ना। जो भी लिखने वाला है, तो प्रत्येक राइटर जो है अपना खुद का जो राइटिंग स्टाइल है, लिखने की प्रक्रिया है, उसको फॉलो करता है। लेकिन अगर देखा जाए तो हियर आर 5 स्टेप्स टुवर्ड्स क्रिएटिंग और आइडेंटिफाइंग योर पर्सनल राइटिंग प्रोसेस, ठीक है ना। तो सबका अपना अपना स्टाइल होता है, लेकिन उस राइटिंग प्रोसेस को देखा जाए ना, तो उस राइटिंग प्रोसेस को इतने स्टेप्स में बांटा जा सकता है। दीज आर द 5 स्टेप्स जिस नोन एज राइटिंग प्रोसेस, ठीक है ना। इसमें क्या है, री राइटिंग है, राइटिंग है, रिवीजन है, एडिटिंग है, देन फिर पब्लिशिंग। तो ये 5 आपके स्टेप्स हैं राइटिंग के। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्री राइटिंग क्या होता है, ठीक है ना। तो लिखने के पहले की जितनी भी तैयारियां हैं, लिखना चालू
जब आप करने वाले उसके पहले का जो भी आपका एक्टिविटीज है वो प्री राइटिंग कहलाएगा, ठीक है ना। तो प्री राइटिंग आइडेंटिफाइज एवरीथिंग यू नीड टू डू बिफोर यू सीट डाउन टू स्टार्ट योर रफ ड्राफ्ट, ठीक है ना। तो लिखना आप प्रारंभ करने वाले हो उसके पहले जो भी काम आपको करना है, जो भी एक्टिविटीज आप करते हो, वो प्री राइटिंग के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। तो ये प्री राइटिंग में क्या क्या चीजें आ सकती है, जब तक आपके पास आइडिया ना हो तो आप क्या लिखोगे, ठीक है ना। तो आइडिया आपके पास होना चाहिए, आइडिया आपको जनरेट करना है, किस टॉपिक पे लिखना है, किसके बारे में लिखना है, कब लिखना है, ये चीज हमारे पास होना चाहिए, ठीक है ना। तो आइडिया हो, प्लानिंग हो प्रॉपर, फाइंड योर आइडिया। सबसे पहले आप आइडिया खोजिए, किस चीज में लिखना है आपको, बिल्ड ऑन योर आइडिया। उस आइडिया पे आप काम करना चालू करते हो, ठीक है ना। आइडिया तो आ गया, लेकिन उस आइडिया पे काम करना, उस आइडिया से रिलेटेड और क्या क्या इंफॉर्मेशन हो सकते हैं वो सारी चीजें आप कलेक्ट करते हो। प्लान एंड स्ट्रक्चर, ठीक है ना। आप प्लान करते हो कि इसको किस तरीके से लिखना है, जो रीडर्स हैं उस आइडिया को किस प्रकार से मुझे प्रेजेंट करना है रीडर्स तक, ताकि वो इजिली उन लोगों को समझ में आ जाए, उसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, ठीक है ना। और एक है कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, तो इसके लिए बहुत सारे इंफॉर्मेशन की भी आपको आवश्यकता होगी, तो वो सारे इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट करना है लिखना स्टार्ट करने के पहले। तो ये हो गया आपका प्री राइटिंग। देन फिर आप राइटिंग, जब एक्चुअल राइटिंग वर्क जब आप स्टार्ट करते हो तो क्या कहलाता है आपका राइटिंग, ठीक है ना। लिखना आपने चालू कर दिया, नाउ यू हैव योर प्लान एंड यू आर रेडी टू स्टार्ट राइटिंग विथ इंफॉर्मेशन। सारे इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट जो किए हुए थे उन इंफॉर्मेशन के साथ में आप लिखना चालू किया, ठीक है ना। फॉरगेट अबाउट वर्ड काउंट एंड ग्रामर। जब आप लिखना चालू कर रहे हो तो वहां पर ग्रामर और वर्ड काउंट, कितना वर्ड मैंने ज्यादा यूज कर लिया, ये सब चीजों को आप वहां पर भूल जाइए, उस पर विशेष ध्यान न दीजिए, ठीक है ना। डोंट वरी इफ यू स्ट्रे ऑफ टॉपिक इन प्लेस। अगर कहीं कहीं पे आप भटक गए हो तो वहां पर भी विशेष ध्यान नहीं देना है, ठीक है ना। इवन द ग्रेटेस्ट राइटर्स प्रोड्यूस मल्टीपल ड्राफ्ट्स बिफोर दे प्रोड्यूस। तो राइटिंग वाला जब स्टेप में जब हम आते हैं तो फॉरगेट अबाउट वर्ड काउंट इन ग्रामर, मतलब कि कितने वर्ड्स वहां पर यूज हो रहा है, ग्रामेटिकली हम करेक्ट हैं इनकरेक्ट हैं, उसके बारे में विशेष ध्यान देने की हमको आवश्यकता नहीं है। डोंट वरी इफ यू स्टे ऑफ टॉपिक इन प्लेस। अगर जिस भी टॉपिक पे आप लिख रहे हैं थोड़े मोड़े अगर कहीं भटक भी आप जाते हैं तो वहां पर बहुत ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि जो बहुत महान लेखक जिनको हम मानते हैं और जिन लेखकों को हम जानते हैं, तो उनका भी जो फाइनल फिनिश्ड मैन्युस्क्रिप्ट जिसको हम बोलते हैं वो जो बनता है ना, तो उसमें बहुत सारे मिस्टेक्स होते हैं। ऐसा नहीं कि सिंगल सेटिंग में वो सारा का सारा चीज लिख दिए हैं, ऐसा संभव नहीं है, ठीक है ना। तो इन चीजों के बारे में हमको विशेष चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आइडेंटिफाई द बेस्ट टाइम एंड लोकेशन टू राइट एंड एलिमिनेट पोटेंशियल डिस्ट्रैक्शंस, ठीक है ना। जो भी चीजें हमको डिस्ट्रैक्ट कर रही हो तो वो डिस्ट्रैक्शंस कम से कम हो, उसके लिए क्या परफेक्ट टाइम होगा जिस समय मैं लिखूं, क्योंकि ये जो डिस्ट्रैक्शंस हैं वो तो जस्ट लाइक पार्ट ऑफ लाइफ ना, उसको हम एक तरीके से खत्म कर ही नहीं सकते। तो हमको उसको एलिमिनेट या मिनिमाइज करने के बारे में सोचना है, कम से कम डिस्ट्रैक्शन हो। तो ऐसा जगह मैं चूज करूं, ऐसा टाइम मैं चूज करूं जिसमें डिस्ट्रैक्शंस ना हो। मेक राइटिंग रेगुलर पार्ट ऑफ योर डे। अब डेली एक रूटीन हमको बनाना है। अगर इफिशिएंटली हमको लिखना है, ठीक है ना, स्किलफुल अगर हमको लिखना है तो डेली इसको हमको डे टू डे जो हमारा लाइफ है उसमें रेगुलर प्रैक्टिस में हमको लाने की आवश्यकता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं अगला जो स्टेप है इसमें है रिवीजन। योर आर्टिकल कैन चेंज अ ग्रेट डील ड्यूरिंग दिस स्टेज, ठीक है ना। तो जो भी चीज आपने लिखा है उस समय तो विशेष ग्रामर, बहुत ज्यादा वर्ड्स अगर हो गए हो उसका भी आपने विशेष ध्यान नहीं दिया है, ठीक है ना। तो ये चीजें हमको कब ध्यान देना है, जब हम अपने थर्ड स्टेप में आते हैं, रिवीजन वाले स्टेप में आते हैं, तो उस समय
हम उन चीजों को एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है ना। व्हेन रिवाइजिंग their work, many writers naturally adopt the ARRR approach, ठीक है ना। तो ये ARRR अप्रोच है रिवीजन करने का। अगर हम अपना राइटिंग स्किल इंप्रूव करना चाह रहे हैं तो इस प्रकार के मेथड का उपयोग हम कर सकते हैं अपनी लिखी हुई चीजों को रिवाइज करने के लिए। तो ARRR अप्रोच क्या है? A स्टैंड फॉर एड, R stands for rearrange, then another R stands for remove, then another R stands for replace. तो ARRR का फुल फॉर्म क्या होगा? एड, रीअरेंज, रिमूव एंड रिप्लेस, ठीक है ना। तो सबसे पहले एड क्या करना है? यू हैव you given your readers all the information they need to make sense of your story, ठीक है ना। कोई भी चीज आप बताना चाह रहे हो, कोई भी इंफॉर्मेशन आप अपने रीडर्स को देना चाह रहे हो, क्या वो सारा इंफॉर्मेशन उसमें इंक्लूड हो गया है? सारी चीजें उसमें है? इस चीज को हमको देखना है। अगर कोई चीज अगर लेकिंग है, कोई चीज अगर छूट रहा है, तो हमको उस चीज को ऐड करना है। रीअरेंज, अब हमको रीअरेंज करना है जिस तरीके से सिक्वेंशियली हमको चीजों को बताना है रीडर को। रीडर अगर पढ़ना चालू करे तो कोई भी राइटिंग हो आपका, एक स्टोरी जैसा फॉर्म होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब कि एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस से कनेक्टिंग है, एक पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ से कनेक्टिंग है, और वो वन बाय वन जो आपका इंसिडेंसेस है वो होते जा रहे हैं। वो प्रॉपरली अरेंज है कि नहीं है? अगर अरेंज्ड नहीं है तो उसको आपको रीअरेंज करना है। जो चीज आपको पहले बताना है वो पहले रहे, उसके बाद वाला उसके बाद में रहे, फिर उसके बाद वाला, ठीक है ना। फिर देखिए यहाँ पर, रिमूव आफ्टर मेकिंग एडिशंस टू योर स्टोरी, हाउ इज योर वर्ड काउंट नाउ, ठीक है ना। अब जो भी चीजें छूट रही थी वो सारी चीजें आपने ऐड कर दिया है, रीअरेंज कर लिया है, ठीक है ना। अब रीअरेंज करने के बाद फिर आपको देखना है कि हाउ इज योर वर्ड काउंट नाउ, कितने वर्ड्स उसमें है, वर्ड काउंट क्या है, क्या लिमिट आपका था, किस साइज का वो चीज आप लिखना चाह रहे थे, ठीक है ना। तो उसके बारे में आप सोचना चालू करना है। आर यूर रीडर्स एक्सपीरियंसिंग इंफॉर्मेशन ओवरलोड, क्या इतने वर्ड्स तो नहीं हो गए उसमें, ठीक है ना, इतने सेंटेंसेस तो नहीं हो गए कि रीडर को एक ओवरलोड सा लगने लगा, बोझ सा लगने लगा कि मैं क्या पढ़ना चालू कर दिया है मैंने, ठीक है ना। तो उस चीज के बारे में सोचना है। और जो भी अननेसेसरी वर्ड्स या लाइंस है उस चीज को हमको इलिमिनेट करना है, हटाते जाना है। यू मे नीड टू इलिमिनेट पैसेजेस दैट डोंट क्वाइट फिट, ठीक है ना। जो भी आपका राइटिंग है उस राइटिंग में जो चीज फिट नहीं बैठ रहा है, ऐसे वर्ड्स, ऐसे सेंटेंसेस, या हो सकता है कई बार ऐसे पैराग्राफ को भी आप इलिमिनेट कर सकते हो, वहां से हटा सकते हो। देन फिर आता है आपका रिप्लेस। द मोस्ट इफेक्टिव वे टू रिवाइज योर वर्क इज टू आस्क फॉर अ सेकंड ओपिनियन, ठीक है ना। जो भी थॉट, जो भी आइडियाज को आप रिटन वर्ड्स के माध्यम से एक्सप्रेस करना चाह रहे हो, ठीक है ना, तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो रिप्लेस, मतलब किसी और दूसरे व्यक्ति से भी हम ओपिनियन ले लें, ठीक है ना। हो सकता है कि उसमें से कुछ जो आइडियाज हैं उसको हम रिप्लेस कर पाए, रिप्लेस करने की आवश्यकता हो तो दूसरे व्यक्ति का भी ओपिनियन जो इसमें एक्सपर्टाइज रखता है, ऐसे लोगों से भी हम आइडियाज लेके उन चीजों को रिप्लेस कर सकते हैं, हटा सकते हैं, उसी जगह में उस चीज को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका रिवीजन हो गया। देन फिर हम लोग बात करते हैं एडिटिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन राइटिंग प्रोसेस। जब भी आप कोई चीज लिख रहे हो तो एडिटिंग जो है बहुत ही महत्वपूर्ण एक स्टेप होता है। यू हैव ओवरहॉल्ड यूर आर्टिकल, ठीक है ना। आपने अपना आर्टिकल एक तरीके से बना लिया है एडिटिंग के पहले तक। इट्स टाइम टू फाइन ट्यून योर मैन्युस्क्रिप्ट लाइन बाय लाइन। अब इसको एक फाइन ट्यून देना है, रिफाइन करना है उसको, ठीक है ना। रिफाइन करना है उसको लाइन बाय लाइन, मतलब कि उसमें किसी प्रकार की ग्रामेटिकली मिस्टेक ना हो,
किसी भी चीज का रिपीटिशन ना हो, क्लियरिटी हो, उसमें कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, पंक्चुएशंस वगैरह जो भी आपको यूज करना है, ठीक है, जो भी कॉमास, जो भी फुल स्टॉप, जो भी आपका और दूसरे साइंस एक्सक्लेमेटरी साइन वगैरह अपन यूज करते हैं कहीं पर, ठीक है ना, क्वेश्चन मार्क वगैरह यूज करते हैं, तो प्रॉपरली उन सब चीजों का उपयोग हुआ है कि नहीं हुआ है, ये एडिटिंग वाला जो आपका पार्ट होता है ना, वहां पर आप कर पाते हो। एडिटिंग इज एन extremely detailed process and it's best when performed by a professional। तो एडिटिंग, ठीक है, आप राइटर हो, लिख लिए हो जरूर, लेकिन हो सकता है कि एडिटिंग आप खुद ना कर पाओ, तो उस समय जो प्रोफेशनल एडिटर्स होते हैं ना, जिनको इन सारी चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है, तो ऐसे प्रोफेशनल जो एडिटर्स हैं उनके माध्यम से भी अपनी लिखी हुई चीज़ों को हम एडिट करवा सकते हैं। Nobody wants to read a book that is full of mistakes। ऐसा चीज आप लिख दो जिसमें बहुत सारे मिस्टेक्स हो, कोई भी व्यक्ति ऐसी चीजों को पढ़ना नहीं चाहता, हम खुद नहीं पढ़ना चाहते। अगर मिस्टेक्स उसमें वन बाई वन आते जाएं, ठीक है ना, तो हमारा इमेज उस राइटर के प्रति एक निगेटिव बन जाता है, फिर हम उस चीज को पढ़ना नहीं चाहते। एंड दे सर्टेनली वॉन्ट बाय a book that is riddled with them। ठीक है ना, तो ऐसे बुक को हम क्यों खरीदना चाहें, क्यों पढ़ना चाहें जिसमें बहुत सारे मिस्टेक्स हैं, तो उसमें मिस्टेक्स बिल्कुल भी ना हो, तो इसलिए एडिटिंग वाला जो पार्ट है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब एडिटिंग एडिटिंग हो गया है, एडिटिंग के बाद फिर हम लोग जाते हैं पब्लिशिंग, ठीक है ना। तो पब्लिशिंग का मतलब क्या हुआ, जब ये चीजें आप मास मीडिया, मल्टी मीडिया में आप जब ले आते हो, मास मीडिया या जो मल्टी मीडिया है, जहां पर मास तक आप अपनी लिखी हुई चीजों को पहुंचाना चाहते हो, ठीक है ना, तो आपका क्या है, आपका मल्टीमीडिया या मास मीडिया, इसी को मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन भी कहते हैं, ठीक है ना। तो जो भी आपके जर्नल्स वगैरह में या मैगजीन्स वगैरह में जब आपकी लिखी हुई चीज या न्यूज़पेपर्स वगैरह में जब छप जाती है, तो वो पब्लिशिंग है। और एक साथ जो रीडर्स हैं, लाखों रीडर्स या करोड़ों रीडर्स रीडर्स एक साथ उस चीज को पढ़ सकते हैं, आपके इंफॉर्मेशन को, जो भी आप मैसेज देना चाह रहे हो उसको वो प्राप्त कर सकते हैं। द प्रेजेंटेशन ट्रेट इज emphasized during this phase of the writing process as the writer works to make the piece appealing and inviting to the audience। अब यहाँ पर प्रेजेंटेशन वाला जो पार्ट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब आप उसको पब्लिश करने की बात करते हो तो प्रेजेंटेबल फॉर्म में होना चाहिए, देख के भी लोगों को बहुत ही अच्छा वो लगे, ठीक है ना। तो प्रेजेंटेशन के क्या क्या आपके ट्रेड्स हो सकते हैं, उन चीजों का ध्यान देने की आवश्यकता है जब आप उसको पब्लिश करने के लिए ले जा रहे हैं जो भी आप लिखे हुए हो। फिर यहाँ पर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, बैरियर्स ऑफ राइटिंग स्किल। क्या क्या बाधाएं आ सकती है जब आप लिखने जाओ या अपने राइटिंग स्किल को आप जब इम्प्रूव करने जाओ, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा हम लिखेंगे तो हमारी राइटिंग स्किल इम्प्रूव होगी। तो जिस समय हम लिख रहे हैं उस समय क्या क्या बाधाएं आ सकती है, ठीक है ना। तो इन बाधाओं में आप देख रहे हो क्या है, नॉइस, ठीक है। तो नॉइज हो गया आपका, लेक ऑफ इफेक्टिव टूल्स हो गया, ट्रेनिंग फॉर राइटिंग हो गया, स्कोप ऑफ मोटिवेशन एंड राइटर्स ब्लॉक। दीज आर द डिफरेंट बैरियर्स व्हाइल यू आर राइटिंग और यू वांट टू इम्प्रूव योर राइटिंग स्किल। तो ये सब आपसे बैरियर्स या बाधाएं आ सकती है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं नॉइस, ठीक है ना। तो नॉइज इज अनवांटेड साउंड कंसिडर्ड अनप्लीजेंट। तो नॉइज का मतलब क्या है कि अनवांटेड साउंड, ऐसी आवाज जिसको आप पसंद नहीं करते हो, आप चाह नहीं रहे हो कि वो आवाज होनी चाहिए, ठीक है ना, जो आपको अच्छा ना लगे, इस प्रकार का आवाज तरीके से नॉइज है, ठीक है ना। या कोई भी चीज आपको डिसरप्ट कर रही हो, ठीक है, किसी भी चीज को सुनने में कोई चीज आपको डिसरप्ट कर रही है, डिस्ट्रप्टिव लग रही है उस समय,
वो चीजें नॉइज कहलाती है, अनवांटेड साउंड और डिस्ट्रप्टिव टू हियरिंग, जिस भी चीज को सुनने में या सुन के आपको अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है ना, वो चीजें क्या है, नॉइज है। राइटर रिक्वायर अ कंप्लीट साइलेंट प्लेस। अब जो भी लिखने वाला व्यक्ति है ना, वो ऐसा जगह चाहता है जहाँ पे शांतिपूर्ण माहौल हो, इस प्रकार के साउंड ना हो, ठीक है ना, ऐसी कोई आवाजें ना हो जो आपको डिस्टर्ब करे, तो ऐसी जगह पे वो लिखना चाहता है। व्हेन एनीवन इन्वॉल्व्ड इन राइटिंग हिज थॉट्स ट्रेवल द कोडेड मैसेज टू हिज माइंड, ठीक है ना। कोई व्यक्ति जो है जब लिखने के लिए बैठा हुआ है ना, तो उसका दिमाग जो है वो कोडेड मैसेज ऑफ हिज माइंड, मतलब बहुत सारे जो थॉट्स हैं उसके, ठीक है ना, कोडेड मैसेज के रूप में उसके दिमाग में एक तरीके से जमा होते जाता है। और उस समय अगर कोई डिस्टर्ब कर दे, किसी प्रकार की आवाज आ जाए, तो वहां पर दिक्कतें होती है, ठीक है ना। इफ एनी वन इंटरप्ट द फ्लो ऑफ थॉट्स इट डिस्टर्ब्ड, देन ही बिकेम डिस्टर्ब्ड, ठीक है ना। तो इस समय अगर कोई आपको इंटरप्ट करे ना, तो आपका थॉट, जिस प्रकार से आप सोच रहे हो, सोच के उन सोची हुई चीजों को वन बाई वन आप अपने दिमाग में पुट कर रहे हो ना, पुट हो रहा है। जिस समय आप लिखना चालू करते हो तो वन बाई वन वो निकल के आता है। उस समय अगर आप कोई इंटरप्ट कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस होता है, फिर वो चीजें आप लिख नहीं पाओगे। बट अ राइटर शुड बी यूज्ड टू द नॉइज फैक्टर बिकॉज ही कैन नॉट come across a place that is filled with utmost silence expect occasionally, ठीक है ना। तो ये सामान्य सी बात है कि ऐसा जगह खोज पाना बहुत मुश्किल है कि बहुत ही शांत हो, वहां पे किसी प्रकार की आवाज ना आ रहा हो। तो अगर हम लिखने वाले हैं, अगर राइटिंग स्किल हमको इम्प्रूव करनी है, तो इस प्रकार की छोटी मोटी जो थोड़ी बहुत नॉइज है, ठीक है ना, उस नॉइज को टॉलरेट करते हुए कैसे हम लिख पाए, ये एबिलिटी भी हमें विकसित करने की आवश्यकता है। क्योंकि ऐसा आइडियल प्लेस हमको शायद ना मिल पाए, ठीक है ना। ही शुड कंसंट्रेट इन हिज वर्क डीपली। और इस प्रकार से हम डीपली अगर घुस गए, जो भी चीज हम सोच रहे हैं, थोड़ी मोड़ी आवाज अगर कहीं से आ भी रही हो तो उसका फर्क नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार की एबिलिटी भी हमको अपने आप में डेवलप करने की आवश्यकता है। लेक ऑफ इफेक्टिव टूल, ठीक है ना। तो हमारे पास इफेक्टिव टूल्स की अगर कमी हो, अगर हम राइटर हैं और हमारे पास इफेक्टिव टूल्स ना हो, इफेक्टिव टूल्स इन द सेंस क्या, कि जहां से हमको बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिल सकते हैं, वैसे इंफॉर्मेशन प्राप्त करने वाले टूल्स हमारे पास उपलब्ध ना हो। जैसे कि सबसे बड़ा टूल आज के डेट में क्या है, इंटरनेट, ठीक है ना। तो इंटरनेट के माध्यम से, गूगल सर्च के माध्यम से एक पर्टिकुलर टॉपिक पे अगर कोई चीज आप खोजना चाहो तो बहुत सारे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, ठीक है ना। तो वो इंफॉर्मेशंस आपके लिखने में आपको मदद कर सकती है। तो वही टूल्स अगर हमारे पास ना हो तो वो इंफॉर्मेशन हम कैसे प्राप्त कर पाएंगे। तो ये एक बाधा का काम कर सकती है, ऐसे टूल्स अगर हमारे पास ना हो तो। और अगर टूल्स हमारे पास हो, उसको यूज करना अगर हमको नहीं आता है, तो भी वो एक तरीके से हमारे लिए बाधक है। तो ऐसे टूल्स को उपयोग करने भी हमें आना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर हम ऑनलाइन के माध्यम से इंफॉर्मेशन प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, बुक्स का ऑप्शन है। बुक्स वगैरह पढ़ के फिर हम इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। लेकिन क्या हमारे पास या हम इकोनॉमिकली साउंड हैं जितने सारे बुक्स हम खरीद पाए, ठीक है, और उन बुक्स से हम इंफॉर्मेशन निकाल पाए, तो ये भी एक बाधा हो सकता है। तो इसलिए लेक ऑफ इफेक्टिव टूल इज वन ऑफ द बैरियर इन योर राइटिंग, ठीक है ना। फिर देखते हैं ट्रेनिंग फॉर राइटिंग। अब राइटिंग के लिए कई लोग ट्रेनिंग भी लेते हैं। ऐसे लोग लकी भी होते हैं, ठीक है ना। लकी होने का मतलब क्या है कि जो, या जिनका परिवार इकोनॉमिकली साउंड है, उनके पास पैसा है, तो अपने बच्चों को तो इस प्रकार की ट्रेनिंग वो प्रोवाइड कर सकते हैं,
लेकिन इन केस ऑफ जो पुअर फैमिली का है, वो अगर ट्रेनिंग नहीं ले पाया है, ठीक है ना, तो अगर ट्रेनिंग ले नहीं पाया है लिखने का, तो उसको दिक्कत हो सकती है अगर वो लिखने के लिए जाता है। तो इफ अ राइटर बिलोंग्स टू अ वेल्दी बैकग्राउंड, his parents can assist and finance for him to learn various courses for writing, ठीक है ना। तो ये फायदा हो सकता है अगर वेल्थी है, पूंजी वाले हैं, पैसे वाले हैं तो। बट इवन इफ ही इज नॉट एबल टू एक्वायर एनी ट्रेनिंग, ही शुड ट्रेन हिमसेल्फ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए कि मेरे पास ये नहीं है तो मैं ये नहीं कर सकता, मेरे पास ये नहीं है तो मैं ये नहीं कर सकता। ये एक्सक्यूजेस हैं, उसके लिए भी हमको रास्ता बनाने की आवश्यकता है, ठीक है ना। कैसे मैं ट्रेनिंग प्राप्त कर सकता हूँ अगर पैसे की कमी भी है मेरे पास, तो कहाँ से मुझे इंफॉर्मेशन मिल सकता है, कहाँ से आइडियाज मुझे मिल सकता है। यू कैन गैदर इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस सच एज इंटरनेट, बुक्स, लाइब्रेरीज, फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो इनमें से जो भी हमारे लिए संभव है वहां से हमको वो इंफॉर्मेशंस लेने की जरूरत है, अगर हमको अपनी राइटिंग स्किल को इम्प्रूव करनी है तो आजकल बहुत सारे कम्युनिटी लाइब्रेरीज भी बन गए हैं जहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट जाकर बुक्स वगैरह रिफर कर सकते हैं। तो जिनको इंटरेस्ट है, जो चाहता है कि मुझे बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिले चीज़ों के बारे में ताकि मैं अच्छा लिख पाऊँ, वो जरूर ऐसे लाइब्रेरीज का उपयोग करते हैं, या ऐसे फ्रेंड्स का भी यूज करते हैं वो। स्कोप ऑफ मोटिवेशन, ठीक है ना। तो कहीं कहीं पर जो राइटर होता है वो चाहता है कि मुझे कोई जो है ना इन्फ्लुएंस करे, मोटिवेट करे कि आप जो है अच्छे राइटर हैं, आपको लिखना चाहिए, आपकी लिखी हुई चीजें बहुत अच्छी होती। लेकिन समटाइम्स इसके अपोजिट भी हो सकता है कि लोग उसको इनकरेज ना करें, ठीक है ना। वो बाधा का काम करेगा, इनकरेज ना करे, और साथ ही साथ उनकी लिखी हुई चीजों को वो अच्छा ना बताए। उनको अगर बोला जाए कि आप गुड राइटर नहीं हैं, ठीक है ना, तो ऐसा अगर किसी के द्वारा बोला जा रहा है तो वो उसको डिस्करेज भी कर सकता है। तो एक तरीके से वो बाधा का काम भी करता है। इन सच सिचुएशन ही शुड नॉट फॉलो द वर्ड्स ऑफ अदर्स, बट ही शुड फॉलो हिज ओन पाथ। तो लोग क्या बोल रहे हैं इसके बारे में वहां पर बहुत ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उस समय बस हमको अपने रास्ते पे चलते जाना है, ठीक है ना। If he has not developed the necessary skill, he can learn a lot by watching the other writers in the forum, ठीक है ना। अगर कोई व्यक्ति अगर जो भी आवश्यक स्किल है वो अगर डेवलप नहीं कर पाया है, तो दूसरे लोगों को देखकर जिनको हम महान राइटर मानते हैं, ठीक है ना, तो उनमें क्या एबिलिटीज है उसको देखकर उसको फॉलो करके हम सीखने की कोशिश जरूर करें, ठीक है। देन फिर है यहाँ पर राइटर्स ब्लॉक। एक बहुत बड़ा बाधा है राइटर्स ब्लॉक, तो इसको विशेष तौर पर समझने की आवश्यकता है। राइटर कंसिस्टेंटली नीड्स टू थिंक एंड पॉन्डर टू राइट समथिंग, ठीक है ना। तो एक कोई लिखने वाला जो व्यक्ति होता है ना, वो लगातार सोचते रहता है, सोचते रहता है, विचार विमर्श वो करते रहता है, ठीक है ना। जिस चीज के बारे में भी वो लिखता है तो दिमाग में हमेशा वो चीज एक तरीके से घूम रहा है। लेकिन एक समय ऐसा आता है, एट ए पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन ही और सी कंटिन्यूअसली डिलीवरिंग थॉट्स इन ए पर्टिकुलर एस्पेक्ट, जब लगातार लगातार वो अपने थॉट्स, अपने आइडियाज किसी पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे देता रहता है ना, तो एक समय ऐसा आता है कि वो सेचुरेशन वाले कंडीशन में चला जाता है। उसका दिमाग एक तरीके से काम नहीं कर रहा है कि और मैं क्या सोचूं। इतनी सारी चीजें वो सोच चुका है ऑलरेडी, बहुत सारे आइडियाज उसने जनरेट कर लिया है उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे। अब उसके पास आइडिया ही नहीं आ रहा है, तो ये राइटर्स ब्लॉक कहलाता है, ठीक है। तो ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है। तो इस स्थिति से अगर हमको उबरना है
तो हमको क्या करना है, क्योंकि हमारे पास आइडियाज कैसे आते हैं, आइडियाज हमारे पास तभी आते हैं जब कोई इंफॉर्मेशन उससे संबंधित हमने लिया हुआ है, कभी वो चीज हमने पढ़ी हुई हो, कभी वो चीज हमने देखा हुआ हो, कभी वो चीज किसी के द्वारा हमने सुना हुआ हो, ठीक है ना। तो एक तरीके से जो जो इंफॉर्मेशन हमने पहले कलेक्ट किया हुआ है किसी पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे, तो वही इंफॉर्मेशन ही हमको मदद करता है आइडिया जनरेट करने में। लेकिन जितने इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट किए थे, हमारे थॉट के माध्यम से सारे आइडियाज बाहर आ गए। अब एक समय ऐसा आता है कि हम उसके बारे में सोच ही नहीं पा रहे हैं। तो ये राइटर्स ब्लॉक हुआ। इससे वरना है तो वो क्या करना है कि और ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन हम कैसे गैदर करें। जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन हम गैदर करते जाएंगे, उतने ही अच्छे आइडियाज आएंगे, उतने अच्छे थॉट आएंगे, और उतना अच्छा ही हम लिख पाने की स्थिति में होंगे, ठीक है ना। टू रिफ्रेश हिज माइंड एंड स्टार्ट राइटिंग अगेन ही कैन यूज डिफरेंट टेक्निक्स। और इस स्थिति का सामना करने के लिए, अपने माइंड को रिफ्रेश करने के लिए, ठीक है ना, अलग अलग तकनीक का उपयोग राइटर कर सकता है। ही शुड quietly sit down in a room and read something that absorb his mind। तो ऐसी स्थिति अगर आ जाए तो आप शांति से रूम में बैठ भी सकते हैं, बैठ के कोई चीज को आप पढ़ें जो आपके दिमाग में घुस रहा हो, जो आपका दिमाग एब्जॉर्ब कर रहा हो। तो ऐसे करके और इंफॉर्मेशन जब हम गैदर करेंगे तब आगे लिख पाने की स्थिति में हम होंगे। देन फिर देखते हैं कि व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ गुड राइटिंग, ठीक है ना। अच्छा लिखना अगर है हमको, किसी भी टॉपिक पे हमारी लिखी हुई चीज अच्छी हो, तो उसके लिए कुछ ये पॉइंट्स है जिसको ध्यान देने की आवश्यकता है। तो इसमें है आपका सबसे पहले यूनिटी। द रिटन मैसेज शुड कंटेन यूनिफाइड सेंटेंसेस एंड यूनिफाइड पैराग्राफ्स। तो यूनिफाइड सेंटेंस और यूनिफाइड पैराग्राफ का मतलब क्या हो कि एक सेंटेंस अगर हम लिख रहे हैं तो उस सेंटेंस में एक सिंगल आइडिया हो, ठीक है ना। पूरे के पूरे पैराग्राफ में एक पर्टिकुलर चीज के बारे में ही हम डिस्क्राइब कर रहे हों, ठीक है ना। कोई दो चीजों को उसमें हम शामिल ना करें, यूनिफाइड होना चाहिए। ईच सिंगल सेंटेंस कुड कंटेन सिंगल आइडिया, ठीक है ना। एक सेंटेंस एक सिंगल आइडिया विच इज क्लियरली एंड डायरेक्टली एक्सप्रेस्ड, जिसको हम सीधे तौर पे क्लियरली हम एक्सप्रेस कर पा रहे हैं हमारा क्या आइडिया है। तो ऐसा सेंटेंस होना चाहिए। ऑल्सो पैराग्राफ शुड बी यूनिफाइड, पैराग्राफ भी यूनिफाइड हो, उसमें भी दो तीन चीजों को हम इंक्लूड ना कर दें, ठीक है ना। एक सिंगल आइडिया के बारे में ही आगे बढ़ते हुए हम चलें, ऐसा हमारा पैराग्राफ को एम्फेसिस। सेकंड, द आइडिया फैक्ट्स एंड फिगर्स पर्टेनिंग टू द मैसेज शुड बी एम्फेसाइज्ड इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंपॉर्टेंस एंड प्रायोरिटी। जितनी भी चीजें हम लिख रहे हैं ना, उसकी प्रायोरिटी हमको पहले फिक्स कर लेनी चाहिए। पहले ये चीजें हैं, इस चीज को हमको ज्यादा इम्फेसिस देना है, ये हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो उसके अकॉर्डिंग ही उसको हमको अरेंज करना है, हमारा जो भी पूरा लिखा हुआ चीज है। कंप्लीटनेस, जो भी चीज हम लिख रहे हैं वो कंप्लीट हो, ठीक है ना। इनकम्प्लीट मैसेजेस ब्रीड्स मिसअंडरस्टैंडिंग एंड misinterpretations leads to further queries which result in wastage of time and resources and irritate the readers, ठीक है ना। अगर आप जो चीज लिख रहे हो इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट है तो क्या है, मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करेगा, लोगों में उस चीज को ढंग से समझ नहीं पाएंगे, वो मिस इंटरप्रिटेशन उसका होगा। जो भी मैसेज आप देना चाह रहे हो उसका अर्थ ही वो दूसरा निकाल के चलेंगे, ठीक है ना। अगर वो कंप्लीट नहीं है तो बहुत सारी क्वेरीज आएगी। एक तरीके से आप रीडर का जो है ना टाइम वेस्ट कर रहे हो ये कहा जाएगा, और वो इरिटेट भी होंगे, और हो सकता है कि आगे आपके द्वारा जो लिखी हुई चीज है वो ना पढ़ना चाहें। देयरफॉर द रिटन मैसेजेस शुड बी कंप्लीट इन ऑल एस्पेक्ट। इसलिए जो चीज आप लिख रहे हो कंप्लीट हो। इट शुड कंटेन ऑल रिलेवेंट डिटेल, सारा डिटेल इसमें होना चाहिए, ठीक है ना। क्लैरिटी होनी चाहिए, क्लियर कट समझ में आना चाहिए जो भी मैसेज आप करना चाह रहे हो, ठीक है। वो किसी भी प्रकार का एम्बिग्यूटीज ना हो, अस्पष्ट ना हो, स्पष्ट रूप से क्लियरली आप उस चीज को समझा पाने में सफल हो अपने राइटिंग के माध्यम से, ऐसा होना चाहिए।
ठीक है। कंसाइजनेस, कंसाइजनेस का मतलब क्या होगा कि वो कंसाइज फॉर्म में होना चाहिए, एकदम इलोबोरेटिव ना होने चाहिए कि बहुत ज्यादा फैला के, बहुत ज्यादा उस चीज को समझा समझा के बहुत बड़ा बना दिए। अब जो भी चीज लिख रहे हैं उसको कंसाइज फॉर्म में होना चाहिए, छोटा, अननेसेसरी वर्ड्स वगैरह, अननेसेसरी लाइंस या अननेसेसरी पैराग्राफ्स उसमें ना हो, ठीक है ना। द रिटन मैसेज शुड बी कंसाइज, इट शुड कन्वे द मैसेज इन फ्यूएस्ट पॉसिबल वर्ड्स, कम से कम शब्दों का उपयोग करते हुए कैसे आप अपने मैसेज को कन्वे कर पाओ, ये हमारे राइटिंग में होना चाहिए। विदाउट सेक्रीफाइंग द कंप्लीटनेस एंड क्लियरिटी ऑफ मैसेज, ठीक है ना। तो फ्यू वर्ड्स या फ्यूएस्ट पॉसिबल वर्ड्स का उपयोग करने के कारण ऐसा ना हो जाए कभी कि वो कंप्लीट ना हो, ये भी विशेष ध्यान देना है, ठीक है ना। तो ऐसे कम से कम वर्ड यूज करना है जिसमें हमारा मैसेज कंप्लीटली क्लियरली हमारे जो रीडर्स है वहां तक पहुंच पाए। देन फिर है आपका एक्यूरेसी, ठीक है ना। जो भी मैसेज आप दे रहे हो वो एक्यूरेट होना चाहिए। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ रिटन कंटेंट शुड नॉट ओनली बी क्लियर and complete, it should also be expressed with accurate facts and in correct language। accurate हो, कोई भी गलत इंफॉर्मेशन हमारे रीडर्स को हमको नहीं देना है, और जो लैंग्वेज वो जान रहे हैं उसी लैंग्वेज में, करेक्ट लैंग्वेज में करेक्ट इंफॉर्मेशन वहां तक हमको पहुंचाना है। So this is all about the writing skills।